हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम अपने इस वीडियो में 5 जनवरी 2022 के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम यानी ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की पहली महिला चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी सीएमडी कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अलका मित्तल। हाल ही में अलका मित्तल को ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की पहली महिला चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसको देख लेते हैं। अलका मित्तल देश की दिग्गज ऊर्जा कंपनी ओएनजीसी की पहली महिला चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर बनी हैं। अलका मित्तल यह सुभाष कुमार की जगह लेंगी। बात करते हैं ओएनजीसी की, तो ओएनजीसी का पूरा नाम है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी तेल और प्राकृतिक गैस निगम। इसकी स्थापना 14 अगस्त 1956 को हुआ था। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है कि ओएनजीसी की स्थापना कब हुई थी। तो ओएनजीसी की स्थापना 14 अगस्त 1956 ईस्वी को हुआ था और इसका हेडक्वार्टर ये नई दिल्ली में स्थित है। प्रेजेंट टाइम में कुल 11 महारत्न कंपनियां हैं। कितनी है? कुल महारत्न कंपनियों की संख्या 11 हो गई है। महारत्न जो योजना है वो कब आई थी? तो महारत्न योजना ये 2009 में लाई गई थी और तब से लेकर अब तक कुल 11 महारत्न कंपनियों का या फिर कुल 11 कंपनियों को महारत्न कंपनियों का दर्जा प्राप्त हो चुका है। तो चलिए देख लेते हैं वो जो 11 कंपनियां कौन कौन सी हैं। पहली है सेल यानी भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, सेल अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, पहला है सेल। दूसरा है ओएनजीसी यानी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम यानी इंग्लिश में इसको कहेंगे ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। तीसरा है भारतीय तेल निगम आईओसी यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। चौथा है एनटीपीसी यानी राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। पांचवा है सील यानी सीआईएल सील कोल इंडिया लिमिटेड। छठा है भेल बीएचईएल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। सातवां है गेल भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सातवां महारत्न कंपनी का नाम है। आठवां है एचपीसीएल यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। नौवां है बीसीएल यानी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। 10वां है पीजीसीआईएल यानी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और लास्ट एंड 11वां है पीएफसी यानी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। यानी ये 11 महारत्न कंपनियों के नाम हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी है अथवा कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है। तो अगर आप ये जो 11 कंपनी है इनका एक बार नाम देख लेंगे तो आप इस क्वेश्चन को एब्सोल्युटली राइट करके आएंगे। बात करते हैं क्योंकि वहां पे पहली महिला कौन है या पहली महिला अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हाल फिलहाल के दिनों में जो भी पहली महिला के तौर पर रिलेटेड करंट बनता है उनको देख लेते हैं। पहला है वायलेट बरुआ किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिरीक्षक बनी है? इसका राइट आंसर होगा असम राज्य की जो वायलेट बरुआ हैं वो असम राज्य की पहली महिला पुलिस महानिरीक्षक यानी इंस्पेक्टर जनरल का पद संभाली हैं। नेक्स्ट है यूनिसेफ की नई प्रमुख कौन बनी है? तो यूनिसेफ की नई प्रमुख कैथरीन रसेल बनी है। अगला है डिज्नी के 98 साल के इतिहास में डिज्नी बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो सुजैन अर्नाल्ड, इनका नाम है सुजैन अर्नाल्ड। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ की उप प्रबंधन निदेशक बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? गीता गोपीनाथ, ये भारतीय हैं। गीता गोपीनाथ ये इंडियन है और ये आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की पहली उप प्रबंधन निदेशक बनने वाली महिला बनी है। आईएमएफ इसकी स्थापना 1944 के ब्रिटेन वुड्स समझौते के तहत वर्ष 1945 में की गई थी और ये आईएमएफ व विश्व बैंक इन दोनों को जुड़वा बैंक कहा जाता है, जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है। संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में स्थित है।
नेक्स्ट है, भारत की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला अरबपति कौन बनी है? तो ये है फाल्गुनी नायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाल्गुनी नायर अभी हाल ही में भारत की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला अरबपति के रूप में बनी है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ब्रेल दिवस 2022 यानी वर्ल्ड ब्रेल डे 2022 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 4 जनवरी को। हाल ही में 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस यानी वर्ल्ड ब्रेल डे के रूप में मनाया गया है। बात करते हैं ब्रेल दिवस, तो जो ब्रेल दिवस है वो एक भाषा, ब्रेल लिपि एक भाषा है जिसका उपयोग आंखों से देख ना पाने वाले लोग लिखने और पढ़ने के लिए करते हैं। पहला विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी 2019 को मनाया गया था। पूरी तरह से यह कहा जा सकता है कि जो ब्रेल दिवस है वो जिनको दिखाई नहीं देता है उनके लिए एक क्या है, पढ़ने लिखने के लिए सहूलियत देने के लिए ये ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे जनवरी से रिलेटेड जो डे है उसकी बात की गई है, तो अब देख लेते हैं कि जनवरी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट डे हैं उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 जनवरी को बात करें, 9 जनवरी को तो प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 जनवरी की बात करें तो विश्व हिंदी दिवस अथवा विश्व हास्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 जनवरी को 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 15 जनवरी को राष्ट्रीय या थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 जनवरी को पोलियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 जनवरी को मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के रूप में मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 जनवरी को कौन सा डे मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है कि 25 जनवरी या फिर राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। वही 27 जनवरी को या सीमा शुल्क दिवस के रूप में भी 26 जनवरी को मनाया जाता है। वहीं 27 जनवरी की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 31 जनवरी को कुष्ठ रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। 31 जनवरी को कुष्ठ रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर जनवरी माह से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डे बन सकते हैं उन सभी को डिस्कस किया गया है। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हैदराबाद में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जो है हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है, यह अकादमी भारत में योग संस्कृति को बढ़ावा देने और योग प्रशिक्षण के लिए नए मानदंड स्थापित करेगी। इस अकादमी में ऐसे भी कक्ष स्थापित किए गए हैं जिसमें एक ही योग में या एक ही कक्ष में लगभग 100 छात्र आ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस का नया वेरिएंट IHU किस देश में पाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस में। हाल ही में कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट सामने आया है जिसका नाम IHU है और इसकी पुष्टि फ्रांस देश से की गई है। वहीं बात करें जो अभी इसके पहले ओमिक्रॉन सुना था तो वो कहाँ पे मिला था? वो साउथ अफ्रीका में मिला था। बात करते हैं फ्रांस की, तो जो वर्ल्ड मैप है उसमें फ्रांस की लोकेशन ये है। फ्रांस और इंग्लैंड इन दोनों के बीच में इंग्लिश चैनल स्थित है। इन दोनों के बीच में एक चैनल है, उसे किस नाम से? इंग्लिश चैनल के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं फ्रांस और जर्मनी जो बॉर्डर रेखा शेयर करते हैं उसे मैगीनाट, किस नाम से? मैगीनाट रेखा या फिर मैगीनाट लाइन से जाना जाता है। और फ्रांस के जो नीचे है या फ्रांस के साउथ में ये भूमध्य सागर, यहाँ पे भूमध्य सागर स्थित है। तो देख लेते हैं इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
फ्रांस जो है यूरोप महाद्वीप यानी यूरोप कॉन्टिनेंट में स्थित है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। या पेरिस जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है? पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित है। और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? तो पेरिस जो है वो सीन नदी के तट पर स्थित है। जो फ्रांस की करेंसी है वो यूरो है। प्रेजेंट टाइम में फ्रांस के प्रधानमंत्री वो जीन कास्टेक्स हैं। और भारत ने राफेल विमान किस देश से खरीदी है? तो ये फ्रांस से। जो बराक मिसाइल है, तो बराक मिसाइल का संबंध किससे? अभी हमने पिछले करंट में डिस्कस किया है कि बराक मिसाइल का संबंध ये इजराइल देश से है। इजराइल देश से है। वहीं राफेल विमान किस देश से खरीदा जा रहा है? तो ये फ्रांस से खरीदा जा राफेल विमान भारत जो है फ्रांस से खरीद रहा है। वहीं AK 203 राइफल, जो AK 203 राइफल है ये भारत जो है रशिया से खरीद रहा है। कहाँ से? रूस से खरीद रहा है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होने, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जाता है कि बराक मिसाइल का संबंध किस देश से है? तो वह इजराइल से है। और राफेल विमान किस देश से खरीद रहा है? तो ये फ्रांस से खरीद रहा है। और AK 203 जो राइफल है इसका संबंध रसिया से है। भारत AK 203 राइफल ये रसिया से खरीद रहा है। बात करते हैं फ्रांसीसी क्रांति की। तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 को हुई थी। डेट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 1789 को, या 1789 ये फ्रांसीसी क्रांति से रिलेटेड है। नेक्स्ट है यूनेस्को का मुख्यालय, ये फ्रांस के पेरिस में स्थित है। और पेरिस जो है ये सीन नदी के तट पर स्थित है। बात करते हैं फ्रांस की संसद। जो फ्रांस की संसद का नाम है वो नेशनल असेंबली है। जैसे भारत की जो संसद है या भारत की जो वो है उसको संसद कहा जाता है, वही वैसे फ्रांस की संसद को नेशनल असेंबली नाम से जाना जाता है। जैसे हमने पहले ही बताया कि जर्मनी व फ्रांस के बीच की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसका नाम मैगीनॉट रेखा या फिर मैगीनॉट लाइन कहा जाता है। नेक्स्ट है फ्रांस की सबसे लंबी नदी की बात करें तो फ्रांस की सबसे लंबी नदी लॉयन नदी है। कौन सी है? लॉयन नदी फ्रांस की सबसे लंबी नदी है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 450 करोड़ की लागत से बने महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट के एकीकृत टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अगरतला में। त्रिपुरा के अगरतला में हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 450 करोड़ की लागत के साथ महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट का या एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। जो इंडिया है इसमें त्रिपुरा की लोकेशन यहाँ पर स्थित है। त्रिपुरा और त्रिपुरा के जस्ट बगल में मिजोरम राज्य स्थित है। त्रिपुरा जो है यहाँ से जो भारत के कुल 8 राज्य है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, उसमें से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, यहाँ से पश्चिम बंगाल से होते हुए लास्ट में त्रिपुरा व मिजोरम, ये दोनों स्टेट आते हैं। ये भारत के कुल 8 राज्य है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो त्रिपुरा की जो कैपिटल है अगरतला है। और यहाँ पर मोदी के द्वारा अभी हाल ही में महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। अब इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। बात आई है एयरपोर्ट की, तो कालीकट एयरपोर्ट कहाँ पे स्थित है? या कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये केरल के कोझिकोड में स्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है। सारी इंपॉर्टेंट है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में दिया जाते हैं वो सारे वही क्वेश्चन रहते हैं जो क्वेश्चन में कई बार या रिपीटेड पूछे जाते हैं। उन्हीं क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट पॉइंट के फॉर्म में इसमें जो है शामिल किया जाता है। तो आप इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट है बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये भुवनेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट है देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, ये इंदौर में स्थित है। अगर इंदौर सामने आया है तो एक बार ये भी देख लीजिए। तो इंदौर वो भारत का पहला वाटर सरप्लस वाला जो है शहर बन गया है। और इंदौर लगातार 5वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा अपने नाम किया है। लगातार ये 5वीं बार ऐसा है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश से, स्पेशली उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी हवाई अड्डे हैं उनको देख लेते हैं। तो पहला है चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे अमौसी हवाई अड्डे के नाम से भी जाना जाता है, ये लखनऊ में स्थित है।
क्वेश्चन में आपको कभी कभी अमौसी हवाई अड्डा मिलेगा, तो कभी कभी जो है चौधरी चरण सिंह के नाम से भी मिलेगा। तो ये कहाँ पे स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट है लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये इसे बाबतपुर हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है और ये वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट है बमरौली हवाई अड्डा। बमरौली हवाई अड्डा ये इलाहाबाद, जो कि अभी इसका नाम बदल कर प्रयागराज कर दिया गया है, प्रयागराज यहाँ पर स्थित है। बमरौली हवाई अड्डा ये प्रयागराज में स्थित है। नेक्स्ट है चकेरी हवाई अड्डा, ये जो है कानपुर में स्थित है। नागरिक हवाई अड्डा ये कानपुर में स्थित है। खेरिया हवाई अड्डा, अभी हाल ही में जो हाई कोर्ट का एग्जाम कंडक्ट कराया गया था उसमें एक खेरिया हवाई अड्डा पूछा था कि खेरिया हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो कानपुर जिले में स्थित है। सरवासा हवाई अड्डा ये भी जो है सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। वहीं भाभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर एयरपोर्ट को, उत्तर प्रदेश के जो कुशीनगर एयरपोर्ट है उसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। और उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट टाइम में कुल 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो चुके हैं, जो कि भारत के सबसे अधिक, मतलब भारत के किसी राज्य में पाए जाने वाले सबसे अधिक एयरपोर्ट की संख्या अगर पूछे किस राज्य में है जो इंटरनेशनल रूप में है, तो वो है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर कुल 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 कार्यक्रम के तहत 31 दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त यानी ODF प्लस गांवों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना राज्य। हाल ही में जारी एक आंकड़े के अनुसार जो तेलंगाना राज्य है वो सबसे अधिक खुले में शौच से मुक्त गांव की सूची में शीर्ष स्थान पर रहा है। बात करते हैं शीर्ष टॉप, क्योंकि 3 राज्य पूछ लेते हैं, तो शीर्ष टॉप 3 राज्य, पहले स्थान पर तेलंगाना है, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु व तीसरे स्थान पर कर्नाटक है, जो ODF फ्री जो है घोषित किए गए हैं। क्योंकि यहाँ पे सूचकांक की बात आई है, तो जो भी इंपॉर्टेंट सूचकांक है उसको देख लेते हैं। पहला है सुशासन सूचकांक यानी गुड गवर्नेंस इंडेक्स। इसमें कौन सा केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर है? तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स के मामले में नई दिल्ली जो है शीर्ष पर है केंद्र शासित प्रदेश के मामले में। नेक्स्ट है स्टेट हेल्थ इंडेक्स 2021। स्टेट हेल्थ इंडेक्स 2021 यह किसने जारी किया है? तो यह नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। यानी क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है कि स्टेट हेल्थ इंडेक्स यह किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो यह नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। नीति आयोग, इसका पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। बात करते हैं उपाध्यक्ष की, तो उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं और प्रेजेंट टाइम में नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत हैं। कौन है? अमिताभ कांत हैं। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा जारी महिलाओं की रैंकिंग में भारत ये 9वें पायदान पर है। वहीं बात करें पुरुषों की रैंकिंग, यानी अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा जारी पुरुषों की रैंकिंग ये ऑल वर्ल्ड में 3रे स्थान पर, महिलाओं की 9वें स्थान पर, वहीं पुरुषों की इससे ज्यादा अच्छी है और यह जो है 3रे स्थान पर है। और भी बहुत सारे इंडेक्स हैं, जैसे कि अगर पूछे लोकतंत्र में, तो लोकतंत्र के मामले में भारत जो है ये 53वें स्थान पर है। लोकतंत्र के मामले में भारत 53वें स्थान पर है। बात करते हैं प्रेस सूचकांक में भारत की स्थिति 142वीं है। प्रसन्नता के मामले में या खुशहाली के मामले में भारत की जो रैंकिंग है 139 है। शांति के मामले में भारत की रैंकिंग ऑल ओवर वर्ल्ड में 135 है। कितना है? 135 है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के मामले में भारत की रैंकिंग 120 है। भारत की रैंकिंग 120 है। बात करें साइबर सिक्योरिटी के मामले में भारत की जो रैंकिंग है 10 यानी 10वीं है। भारत की रैंकिंग जो है वो 10वीं है। यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट इंडेक्स जो हाल फिलहाल के दिनों में चर्चा में रहे या फिर 2021 के जो इम्पोर्टेंट इंडेक्स हैं उन सभी को शामिल किया गया। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक के रूप में कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
जी अशोक कुमार, हाल ही में जी अशोक कुमार को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। क्योंकि यहाँ पे जो है नियुक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, तो जो भी हाल ही में इम्पोर्टेंट नियुक्ति है उसको देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो दुर्गा शंकर मिश्र, हाल ही में दुर्गा शंकर मिश्र को उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय कारपोरेट मामलों के संस्थान यानी IICA के नए महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो प्रवीण कुमार। कौन बने हैं? प्रवीण कुमार को भारतीय कारपोरेट मामलों के संस्थान के नए महानिदेशक और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष व CEO ये BK त्रिपाठी को बनाया गया है। और लास्ट है भारतीय तटरक्षक यानी इंडियन कोस्ट गार्ड ICC का जो नया महानिदेशक है वो वीरेंद्र सिंह पठानिया को नियुक्त किया गया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 जनवरी 2022 को देश की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 191वीं जयंती। कौन सी? 191वीं जयंती मनाई गई। हाल ही में 3 जनवरी 2022 को देश की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई ज्योतिबा राव फुले की 191वीं जयंती मनाई गई है। क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है देश की पहली महिला शिक्षक कौन थी? तो इसका आंसर होगा सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले। ये देश की पहली महिला शिक्षक थी। अब इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको देख लेते हैं। 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित नायगांव नामक छोटे से गांव में इन जो सावित्रीबाई हैं इनका जन्म हुआ था। बात करते हैं सतारा जिला। जो सतारा है जब 1946 में समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी, जिनमें से सतारा, बलिया, तामलुक, तलचर ये चारों नाम जो है फेमस हैं। यहाँ पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। और क्वेश्चन में अभी हाल ही में पूछा था कि कौन सा ऐसा सरकार थी या उस टाइम जो स्थापित समानांतर सरकार थी, तो उसमें से कौन से सरकार में कौन सा सरकार सबसे अधिक दिन तक चला था? तो वो उसका आंसर जो है सतारा, महाराष्ट्र का सतारा में जो समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी, तो यहाँ पर सर्वाधिक सबसे लंबे समय तक सरकार चलाई गई थी। और यहीं पे या सतारा जिले में ही ज्योतिबा राव या फिर सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है वह भारत के पहले बालिका विद्यालय की पहली प्रिंसिपल और पहले किसान स्कूल की संस्थापिका थी। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने 1 जनवरी 2022 से नया भूमि सीमा कानून लागू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी चीन। हाल ही में चीन के द्वारा 1 जनवरी 2022 से नया भूमि सीमा कानून लागू किया गया है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि चीन की जो बॉर्डर रेखा है या सीमा लाइन है वो किसे अटैच है? वो भारत से अटैच है। और हाल में जो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश राज्य है, ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के लगभग 15 स्थानों का नाम, अरुणाचल प्रदेश के 15 स्थानों का नाम चीन ने अपने हिसाब से रख दिया। जैसे अभी हमने जो नाम उसको दिया है, जो पर्टिकुलर छोटा कस्बा होता है, गांव होता है, उसके जो नाम हमारे भारत के द्वारा दिया गया था उसका नाम ही चीन बदल दिया है। और लगभग 15 ऐसे स्थान हैं जिसका नाम वो अपने अकॉर्डिंग रखा है, न कि भारत के नाम को एज इट इज रखा गया हो। तो ये है वर्ल्ड मैप में या फिर एशिया के मैप में चीन की लोकेशन है। चीन की बात करें तो इसकी जो बॉर्डर लाइन है रसिया, मंगोलिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और POK के क्षेत्र से होते हुए इंडिया, भारत, नेपाल, भूटान, इन सभी से अपने म्यांमार, इन सभी से अपने जो है बॉर्डर टच करते हैं। अब इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। चीन में जो है यांगसी नदी बहती है। चीन की यांगसी नदी ये एशिया की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। कितनी है? 6300 किलोमीटर है। ये मंगोलिया है और यहाँ पर गोबी मरुस्थल, मंगोलिया का गोबी मरुस्थल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है। वहीं बात करें चीन की, तो चीन का तकला मकान मरुस्थल ये भी पूछा जाता है। चीन का तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ये चीन में स्थित है।
अब इससे रिलेटेड जो भी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको देख लेते हैं। बात आई है यहाँ पे चीन की, तो चीन या एशिया महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी बीजिंग है। चीन की राजधानी बीजिंग है। बात करें चीन की करेंसी की, तो वो रेनबिनमिन या युआन है। नेक्स्ट है प्रेजेंट टाइम में चीन के जो राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट है वो शी जिनपिंग है। भारत और चीन व भारत के बीच जो इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है उसका नाम मैकमोहन लाइन है। उसका नाम क्या है? मैकमोहन लाइन है। चीन में जो है एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी जो कि 6300 किलोमीटर लंबी है, ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। अगर पूछे कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी वो जो है वो नील नदी है। कौन सी है? नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। वहीं अगर पूछे अफवाह क्षेत्र के मामले में विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो अफवाह क्षेत्र के मामले में विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है। अमेजन नदी है। वहीं एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी है। तथा बात करें भारत की सबसे लंबी नदी, तो यह गंगा नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है और इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर। कभी कभी भारत ना पूछ के ऐसे पूछता है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। कौन सी है? गोदावरी। इसकी लंबाई लगभग 1450 किलोमीटर है। अबाउट एकदम एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन एग्जैक्ट नहीं याद है, लेकिन गोदावरी नदी की जो लंबाई है लगभग 1450 किलोमीटर के आसपास है। तो यहाँ पर जो भी सबसे लंबी नदी है उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं उन सभी को बताया गया है। नेक्स्ट है कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश कौन है, तो ये चीन है। कागजी मुद्रा के जारी करने में विश्व का पहला देश चीन है। वहीं पहली पेपरलेस गवर्नमेंट फर्स्ट पेपरलेस या 100% पेपरलेस गवर्नमेंट कौन बनी है, तो ये यूएई की यानी संयुक्त अरब अमीरात की जो सरकार है वो 100% पेपरलेस गवर्नमेंट बनी है। नेक्स्ट है जो चीन की सीमा रेखा है या चीन जो देश है वो सबसे अधिक देश के साथ अपनी बॉर्डर लाइन शेयर करता है। कितने देश हैं? वो 14 देशों के साथ अपनी बॉर्डर लाइन शेयर करता है। चीन और भारत के बीच जो विवादित विषय है या जो विवादित लाइन है उसको देख लेते हैं। तो 1962 में चीन या अक्साई चीन सीमा विवाद सामने आया था। वर्ष 2017 में अभी हाल ही में देखा था कि जो डोकलाम विवाद अगर प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो वो चीन व भूटान का है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से डोकलाम विवाद ये भारत व चीन के बीच है, क्योंकि जो भूटान है वहाँ की जो भी इसे सुरक्षा भूटान की सुरक्षा का प्रबंधन कौन करता है? ये भारत करता है। यानी कोई भी देश अगर भूटान पर आक्रमण कर रहा है तो यानी वो भारत पर आक्रमण या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो भारत पर आक्रमण कर रहा है। इसलिए अगर जब चीन के द्वारा भूटान के डोकलाम पे अपना कब्जा जमाने की कोशिश की जा रही थी तो उस समय भारत डायरेक्ट रूप से इसके सामने खड़ा हो गया था और डोकलाम की रक्षा करने के लिए। और इस बिल में जो अरुणाचल प्रदेश है हमने बताया ही है कि जो बिल पारित किया है इसमें जो है 15 स्थानों का नाम ही चेंज कर दिया है, तो ये बड़ी मुश्किल है। देखो क्या होता है। अब जीके पॉइंट के रूप में देखते हैं। जीके पॉइंट में इसके पहले हमने जो है भाग 1 और भाग 2 जो नागरिकता से संबंधित है उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट वो अनुच्छेद होते हैं उनको डिस्कस किया है। अब यहाँ पे मौलिक अधिकार, इसका जो मौलिक अधिकार है ये अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक इसका वर्णन मिलता है। और इस या मौलिक अधिकार को कुल 6, पहले तो 7 श्रेणी थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया है। संपत्ति को अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। और अनुच्छेद भाग 12 अनुच्छेद 300A में भाग 12 संपत्ति के अधिकार को भाग 12 व आर्टिकल 300A में शामिल किया गया। प्रेजेंट टाइम में कुल 6 मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण मिलता है, जिसमें से पहला है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक इसमें समानता के अधिकार का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। बात करें अगर अनुच्छेद 14 की, तो अनुच्छेद 14 यह कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। वहीं अनुच्छेद 15
अनुच्छेद 15 यूँ कहता है, ये धर्म, प्रजाति, नस्ल, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध करते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, प्रजाति, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान, इन सभी के आधार पर उससे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल 15 में इसका वर्णन मिलता है। वहीं बात करें आर्टिकल 16 की, तो अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक रोजगारों के मामले में अवसर की समानता है। सार्वजनिक रोजगार, उसमें अवसर की समानता का प्रावधान अनुच्छेद 16 में किया गया है। वहीं अनुच्छेद 17 ये अस्पृश्यता या अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है तथा अनुच्छेद 18 ये उपाधियों के अंत से संबंधित है। उपाधियों के अंत से संबंधित अनुच्छेद 18 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, चारों आर्टिकल या पांचों आर्टिकल ये जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसको संयुक्त रूप से समानता के अधिकार नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है या दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार को अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक शामिल किया गया है। अगर बात करें अनुच्छेद 19 को, तो अनुच्छेद 19 में क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आज़ादी या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 19 से संबंधित है। बात करते हैं अनुच्छेद 20 की, तो इसमें अपराधियों के लिए दोषमुक्त से संरक्षण, ये अनुच्छेद 20 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 21 में जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया है तथा अनुच्छेद 21A ये अभी हाल ही में जोड़ा गया। अनुच्छेद 21A ये शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 21A ये किससे संबंधित है, शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 ये किससे संबंधित है, कुछ मामलों में गिरफ्तारी तथा निरुद्धता से संरक्षण प्राप्त करने से संबंधित है। ये अनुच्छेद 22 यहाँ पर जो है, जो भी स्वतंत्रता के अधिकार से रिलेटेड आर्टिकल था उन सभी को डिस्कस किया है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 व अनुच्छेद 24 में वर्णन किया गया है। बात करते हैं अनुच्छेद 23 की। अनुच्छेद 23 की, तो इसमें जो है मानव व्यापार तथा बलात् श्रम के संरक्षण से संबंधित प्रावधानों का विवरण दिया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में कारखानों में बच्चों के रोजगार का निषेध है। यानी जो भी बच्चे 14 वर्ष से नीचे हैं या फिर उनको वो रोजगार में नहीं आ सकते, और जो भी व्यक्ति 14 से 18 वर्ष से नीचे हैं या फिर 18 वर्ष के नीचे हैं वो केमिकल से रिलेटेड या किसी रासायनिक विस्फोटक कारखानों में कार्य नहीं कर सकते हैं। इससे संबंधित जो प्रावधान है वो आर्टिकल 24 में इसका वर्णन किया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। पूछा जाता है कि कारखानों में बच्चों के रोजगार का निषेध से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 24 है। वहीं ऐसे भी पूछा जाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार ये किस आर्टिकल में आता है, तो अनुच्छेद 23 व अनुच्छेद 24 या शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। अगला या चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन करता है। बात करें अगर अनुच्छेद 25 की, तो इसमें अंतःकरण तथा धर्म के प्रकटन व अभ्यास का प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है। यानी किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इसका विवरण अनुच्छेद 25 में मिलता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 ये धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। 25 में है आप कोई भी धर्म एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसको जो है प्रचार प्रसार कर सकते हैं, और 26वें अनुच्छेद 26वें में है कि जो धर्म का प्रबंधन करने के मामले में आप स्वतंत्र हैं। इसकी जो स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 26 में दी गई है। बात करें अनुच्छेद 27 की, तो अनुच्छेद 27 किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए कर भुगतान की स्वतंत्रता है। यानी कर जो धर्म से रिलेटेड कर है वो किस आर्टिकल में दिया गया है, तो इसका वर्णन आर्टिकल 27 यानी 27 में दिया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 में क्या है, इसमें कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देशों अथवा धार्मिक उपासना के लिए उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। यानी कुछ जो अनुच्छेद 28 में किसका वर्णन किया गया है कि कुछ ऐसे भी, जैसे हम लोग मदरसा वगैरह नहीं देखते हैं, उसमें मुस्लिम या फिर मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेटेड या धार्मिक शिक्षा दी जाती है, तो इसका प्रावधान आर्टिकल 28 में किया गया है कि आप अपने पर्टिकुलर
धर्म से रिलेटेड कोई भी इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं और उस पर्टिकुलर धर्म की जो एजुकेशन है आप दे सकते हैं। एज ए एग्जाम्पल के रूप में हम मदरसा देख सकते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा मदरसा की स्थापना की जाती है और यहाँ पर जो भी उनके मुस्लिम के अपने अलग से कानून हैं उनकी जो है शिक्षा यहाँ पर दी जाती है। तो इसकी स्वतंत्रता आर्टिकल 28 में की गई है। पांचवा है सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधित अधिकार। सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, इसका वर्णन आर्टिकल 29 व आर्टिकल 30 में मिलता है। बात करें आर्टिकल 29 में, तो आर्टिकल 29 ये अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण से संबंधित है। जो भी अल्पसंख्यक है उनके हितों से संबंधित प्रावधान ये आर्टिकल 29 या फिर अनुच्छेद 29 में इसका वर्णन मिलेगा आपको। बात करें अगर आर्टिकल 30 की, तो आर्टिकल 30 जो है इसमें अल्पसंख्यक को अपनी शैक्षणिक संस्था खोलने और चलाने का अधिकार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, रिपीटेड बहुत बार पूछा गया है कि वह कौन सा आर्टिकल है जिसमें अल्पसंख्यकों को अपनी शैक्षणिक संस्था खोलने और उन्हें चलाने का अधिकार दिया गया है, तो वो है आर्टिकल 30। वहीं बात करें अगर आर्टिकल 31 की, तो ये इसको निकाल दिया गया है। इसमें पहले संपत्ति का अधिकार था। आर्टिकल 31 में इस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार दिया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया गया तथा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकालकर उसे कानूनी अधिकार प्रदान किया गया और इसे कानूनी अधिकार प्रदान किया गया उसे संविधान के भाग 12, प्रेजेंट टाइम में संविधान के भाग 12 अनुच्छेद 300 का में या फिर 300A में संपत्ति के अधिकार को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये किसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये इसका वर्णन आर्टिकल 32 में मिलता है। संवैधानिक जो है उपचारों का अधिकार। बात करें अनुच्छेद 32A, तो इसमें अनुच्छेद 32A में जो है राज्य कानूनों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं कर सकता, इसको भी निकाल दिया गया है। वहीं बात करें अनुच्छेद 33 इंपॉर्टेंट है। इस भाग द्वारा प्रदत्त दिए गए अधिकारों को संशोधित करने की संसद की शक्ति मतलब सीमित है। यानी जो इसमें आर्टिकल 33 क्या कहता है कि जो भी अभी तक अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 30 तक या 32 तक जो भी अधिकार दिए गए थे, उन अधिकारों को संशोधन करने की शक्ति जो है वो संसद को दी गई है, या मौलिक अधिकारों को संशोधित करने की शक्ति इस संसद को दी गई है। और इसका वर्णन किसमें किया गया, आर्टिकल 33 में किया गया है। लेकिन केशवानंद बनाम भारती पर जो स्टेटमेंट आया था 1973 का ये केस है, और इसमें कहा गया था कि संसद को संविधान संशोधन का अधिकार तो दिया गया है, लेकिन संसद ऐसे किसी भी संविधान को संशोधित नहीं कर सकता है जो कि मूलभूत संविधान हो। क्या हो, मूलभूत संविधान हो। तो इसमें पूछा गया कि भैया मूलभूत संविधान है क्या, जिससे संसद क्लियर हो सके कि मतलब हम किस किस क्षेत्र में संविधान संशोधन कर सकते हैं और किस किस क्षेत्र में नहीं कर सकते हैं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट या फिर उच्चतम न्यायालय के द्वारा कहा गया कि कौन सी जो है या कौन सा सब्जेक्ट ये मूलभूत है, इसका वर्णन जो है हम करेंगे या हम डिसाइड करेंगे, यानी उच्चतम न्यायालय या फिर न्यायपालिका डिसाइड करेगी कि पर्टिकुलर में कौन सा विषय है जो मूलभूत संविधान है, या संविधान की जो है मूलभूत अवधारणा है, इसको जो है डिसाइड करने का काम सुप्रीम कोर्ट अपने हाथ में ले लिया है, जिससे कि डायरेक्टली कहा जा सकता है कि संविधान संशोधन का जो कार्य है वो या पावर है वो डायरेक्टली तो संसद के पास है, लेकिन इनडायरेक्टली वो न्यायपालिका अपने हाथ में ले ली है। बात करें आर्टिकल 34 की, आर्टिकल 34A भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें इस भाग में यह किया गया है कि जब प्रदत्त उन स्थितियों को रोक जबकि किसी स्थान पर सैन्य शासन लगा हो, यानी जब सैन्य शासन लगा हो तो वहां पर आप मौलिक अधिकारों की मतलब वो कर सकते हैं, उसमें कमी लाई जा सकती है या पूरी तरह से बैन किया जा सकता है। इसका जो उपबंध है आर्टिकल 34 में किया गया है। बात करते हैं लास्ट है अनुच्छेद 35, क्योंकि जो मौलिक अधिकार है उसका वर्णन आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक किया गया है। तो अनुच्छेद 35 में क्या है कि इस प्रावधानों को या मौलिक अधिकार में जो प्रावधान दिए गए हैं उसको प्रभावी बनाने से संबंधित विधायन, यानी जो मौलिक अधिकार है उसको प्रभावी करने के लिए जो भी विधि या कानून बनाया जाएगा उसका वर्णन अनुच्छेद 35 में किया गया है। यहाँ पर हमने संविधान के भाग 3 आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक को पूरी तरह से डिस्कस किया गया। यहाँ से
से आपको जो भी स्टेट लेवल के एग्जाम देखने को मिले, चाहे वो पीसीएस हो, आरओ हो, या फिर जो भी एग्जाम होता है जिसमें पॉलिटी एज ए सिलेबस में आपके रहेगा, तो मौलिक अधिकार से या फिर क्वेश्चन पूछेंगे, या भाग 3 से जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो उसी में से आने वाला है। तो आप इसमें जो कानून है, जो भी इसमें वर्गीकरण है, ये सभी देख लीजिएगा। इसमें एक पॉइंट छूट रहा है, वो क्या है कि कभी कभी पूछता है कि मौलिक अधिकारों में कौन सा ऐसा मौलिक अधिकार है जो केवल भारतीयों को प्राप्त है। तो केवल भारतीयों को अगर बात करें तो वो 5 है। टोटल कौन सा है, वो 5 है। पहला है पहला अनुच्छेद 15, दूसरा है अनुच्छेद 16, तीसरा है अनुच्छेद 19, चौथा है अनुच्छेद 29 और पांचवा है अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, ये 5 अनुच्छेद ऐसे हैं जो केवल भारतीय या इंडियन को, केवल इंडियन या भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ये विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। वहीं इसके बाद जितने भी बचे मौलिक अधिकार हैं वो सभी को, यानी भारतीय व विदेशी नागरिक सभी को बराबर रूप से प्राप्त हैं। फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।